अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से हाजिर हैं। आज हम पाकिस्तान की तारीख के चंद अहम सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिक्योरिटी कौंसिल में चेकोस्लोवाकिया, जो कि मौजूदा स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक है, इसकी करारदाद को क्यों फाड़ा। 73 का आइन क्यों नाकाम हुआ। आज 50 साल तकरीबन होने लगे इस आइन को। ये आइन क्यों नाकाम है और पाक फौज को बांग्लादेश में या साबिक मशरक़ी पाकिस्तान में हजीमत क्यों उठानी पड़ी। इन सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। देखिए, जब सदर के इंतखाबात हुए और शेख मुजीब मेजॉरिटी में आ गया तो मगरबी पाकिस्तान के जो वडेरे थे और जागीरदार थे और ख़वानीन थे और बलूचिस्तान के जो सरदार थे, वो हरगिज़ नहीं चाहते थे, और उनका नुमाइंदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, वो नहीं चाहते थे कि मशरक़ी पाकिस्तान की अवामी लीग जो है वो बरसकदार आ जाए। उसकी वजह ये है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि मशरक़ी पाकिस्तान में कोई वडेरा नहीं था, कोई जागीरदार नहीं था, कोई खान नहीं था। वो एक मतवसत तबके के और गरीब लोग थे। वो वहाँ पे एक नवाब सलीमुल्लाह खान गुजरे थे, जो कि जिन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग बनाई थी। वो वाहिद मशरक़ी पाकिस्तान के नवाब थे और वो भी ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ के जो वडेरा शाही और जो ख़वानीन और जो जागीरदार और सरदार थे, इनको इस बात का ख़तरा था कि मशरक़ी पाकिस्तान के लोग अगर बरसकदार आ गए तो जो आज की हमारी जो जिस पाकिस्तान को जिस अशराफिया ने अपने शिकंजे में लिया हुआ है, ये फिर कभी भी ना होता। और ये रियासती वसाइल को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुमकिन ना होता, क्योंकि बंगालियों या बांग्लादेशी जो थे वो एक मुतवस्सित तबके के लोग थे और वो यहाँ पे एक बेहतरीन गवर्नेंस कायम कर सकते थे। भुट्टो को इस बात का भी इल्म था कि अगर शेख मुजीबुर रहमान बरसकदार आ गए तो फिर उनको अपोजिशन में जाना पड़ेगा, और ये ऐन मुमकिन है कि चूंकि बांग्लादेशियों या बंगालियों की जो आबादी ज़्यादा थी तो वो बार बार ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। बहरहाल ये उनकी नासमझी थी, उनके विजन की कमी थी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशरक़ी पाकिस्तान में काम करती तो कोई वजह नहीं थी कि वहाँ भी कामयाब हो सकती थी। जमहूरियत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जमहूरियत का दरख्त बनता है, ये बीज से शुरू होती है और दरख्त बनता है और फिर अपना फल देती है। ये बीज से एकदम फल कभी भी नहीं देती। बहरहाल हमारे शॉर्ट साइटेड खुदगर्ज मुनाफिक किस्म के जो लीडर हैं, ये इस बात को नहीं समझेंगे और ना कभी भी समझ पाएंगे। जब मशरक़ी पाकिस्तान में पाक फौज को पै दर पे शिकस्त होने लगी और इंडियन आर्मी भी उसमें दाखिल हो गई, तो चेकोस्लोवाकिया ने एक करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की। और वो करारदाद क्या थी, जिसकी आजकल भी सोशल मीडिया पे वीडियोस चलती है जिसमें दिखाते हैं कि भुट्टो साहब ने वो करारदाद फाड़ी बड़े जज्बाती अंदाज में और वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के मुंह पे मार के निकल आए। उस करारदाद को अगर मंजूर कर लिया जाता तो उसमें हमारी जो फौज थी, 1 लाख फौज, जिनको तारीखी शिकस्त हुई, और शिकस्त तो अपनी जगह पे, लेकिन जो उनको हिंदुस्तान की 3 साल की कैद में जाना पड़ा और जनरल न्याजी को अपना पिस्टल निकाल के जनरल अरोड़ा के सामने रखना पड़ा, वो वाक़यात कभी भी ना होते। उस करारदाद के मुताबिक ये था कि जंगबंदी हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि और पाक फौज जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान से बाइज़्ज़त बाहर निकल जाए। अब आप मुझे ये बताएं, मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर वो करारदाद ना फाड़ी जाती तो क्या ये बेहतर ना होता कि हमारी फौज आराम से मशरक़ी पाकिस्तान से निकल आती और हमारे 3 साल जो हमारी पाक फौज के जवान, हमारे जनरल्स, हमारे ऑफिसर्स हिंदुस्तान की कैद में रहे, जिसमें से बहुत से हमारे फौजी थे वो ज़हनी बीमार हो गए, ठीक है, और एक तारीखी तौर पे हम पे एक धब्बा भी लग गया, तो क्या हम उससे बच ना जाते। लेकिन भुट्टो ने यहाँ बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ एक तो ये नहीं चाहा कि अगर ये करारदाद पेश होती और मंजूर हो जाती और मैं वज़ीर ख़ारजा बन के यहाँ आया हूँ तो मुझ पे कहीं ये बात ना आ जाए कि मेरी वजह से पाक फौज को शिकस्त हुई और पाक फौज को निकलना पड़ा। लेकिन देखिए, अजीम लोग जो होते हैं ना, वो तारीख़ में जब सुरखरू होना चाहते हैं तो वो वक्ती नुकसान को नहीं देखते, वो अपनी कौम के नुकसान को देखते हैं, वो अपने इदारों के नुकसान को देखते हैं, उनके मफाद को देखते हैं। तारीख फिर ये बात में बताती कि अब तारीख अब इस बात का फैसला नहीं कर रही कि उसको फाड़कर, उस करारदाद को फाड़कर भुट्टो ने पाक फौज को और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। दूसरा, भुट्टो ये चाहता था कि पाक फौज की बेइज्जती हो जाए, बेइज्जती होने के बाद ये दब जाए मेरे सामने, और वही हुआ। बिल्कुल जनरल गुल हसन, जनरल टिक्का खान और जनरल न्याजी और जनरल याया खान,
इन्होंने जब देखा कि मुल्क दो टुकड़े हो गया है, पाक फौज की 1 लाख के करीब हमारी आर्मी जो है वो हिंदुस्तान की कैद में चली गई है, तो उन्होंने कहा कि अब हम हमारी आफियत इसी में है कि हम भुट्टो के हवाले इक़्तिदार करें। और भुट्टो की किस्मत में तारीख ने यह भी लिखना था कि ये पाकिस्तान का पहला सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना, लेकिन उसको इन बातों से परवाह नहीं थी कि तारीख मुझे किन अल्फाज में याद करेगी। वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से मुझे इक़्तिदार मिल जाए, चाहे वो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर ही वो इक़्तिदार क्यों ना मिले। अब आते हैं हम 73 के आइन की तरफ। 73 का आइन जब बनाया गया तो ये 73 के आइन का जो बुनियादी आर्किटेक्ट जो था, मेमार जो था, वो भुट्टो था और हफीज पीरजादा ने उसके लिए ये सारा उसका आगे उसके हाथ और पांव थे भुट्टो के। ये आइन दरअसल एक मुजरिमाना ज़हन की तख्लीक थी और उस वक्त के और जो हमारे अकाबरीन थे, वली खान साहब हो गए और जो अपने महमूद साहब जो थे, मौलाना महमूद जो मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद, ये लोग जो थे इनको भी इस बात का एहसास था और भुट्टो को तो ख़ास तौर पे इस बात की गिल्टी थी कि ये मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ है, पाकिस्तान दो टुकड़े हुए हैं, तो आओ एक ऐसा आइन बनाते हैं कि चूँकि हमने बंगालियों से उनकी ज़ुबान, उनके कल्चर, उनके रहन सहन की वजह से उनसे एक दूसरे दर्जे का सलूक किया, तो क्यों ना हम एक लसानियत और सकाफ़त की बुनियाद पे हम एक आइन बनाएं। यानी सिंधी जो सिंध में रहता है उसको सिंधी बना दिया, सूबा बना दिया, जो पंजाब में रहता है उसको पंजाबी और KPK की पख्तून और बलूचिस्तान के बलूची। दरअसल ये आइन की जो असास है, इसका जो फ़लसफ़ा है, इसकी जो बुनियाद है, वो लसानियत की बुनियाद पे है, वो सकाफ़त की बुनियाद पे है। और इस आइन ने सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ये दिया कि जो दीगर कौमियतें थीं वो सर उठाने लगी। मिसाल की बात यह है कि अभी हम रिसेंटली देखते हैं कि हज़ारा में भी हज़ारा तहरीक चली, फिर जो कराची में जो महाजर कौमियत थी उन्होंने भी अपनी तहरीक शुरू की, फिर उसके बाद हम यहाँ पे KPK में भी मुख्तलिफ कौमियतों को देखते हैं। दरअसल ये उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब उन्होंने ये देखा कि जब हमसे जो बड़ी कौमियतें हैं, जैसे पख्तून हैं, जैसे सिंधी हैं, पंजाबी हैं और बलोची हैं, तो इन्होंने जब अपने अपने लिए सूबे बना लिए, तो फिर क्यों ना जो छोटी कौमियतें वो भी सर उठाएं। ये आइन मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद ये कहता है कि अब हमें एक ऐसे आइन की ज़रूरत है जो कौमियतों की बजाय, जो लसानियत की बजाय, जो सकाफ़त की बजाय मईशत की बुनियाद पे बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बुनियादी मसला जो है वो माशी है। लेकिन इस आइन में मईशत को सामने नहीं रखा गया। उसकी वजह यह थी कि एक तो बनाने वाले वडेरे थे, जागीरदार थे, उनको मईशत से कोई सरोकार ही नहीं था, ठीक है। दूसरा, वो गिल्टी कॉन्शियस थे, उनको पता था कि उनकी वजह से, उनकी लीडरशिप की वजह से, उनकी रहनुमाई में मुल्क दो टुकड़े हुआ। तो जब आप इस गिल्टी ज़हन के साथ आप जाएंगे और अब आप कोई जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेचुरली उसमें तो आप उसी चीज़ को सामने लाएंगे कि नहीं नहीं, बात यह है, देखिए अभी हम सिंधियों को भी हकूक दे रहे हैं, हम पंजाबियों को भी दे रहे हैं, हम पख्तूनों को भी दे रहे हैं, तो हम तो वो नहीं है, हम तो बड़े मासूम हैं, हमने बंगालियों के साथ कोई ज्यादती नहीं की। लेकिन वो तो तारीख तो फिर तारीख है, तारीख अपनी जगह पे होती है और वो अटल होती है, ठीक है। अब मेरे पाकिस्तानी भाई और मेरे दोस्तों, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें एक ऐसे आइन की ज़रूरत है जो मईशत की बुनियाद पे हो, और इसके लिए पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद ये कहता है कि हम इस सूबाइयत का जो ज़हर है इसे ख़त्म करके हम प्योरली इकॉनमी बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। और उसके लिए जो हम ये आइडिया देते हैं, हम वो ये देते हैं कि जो पाकिस्तान के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको इकॉनमी की वजह से ऑटोनॉमी दे दी जाए, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को अपने फैसले खुद करने का अख्तियार हो। अब इसका क्या मतलब है, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें कराची को ले लें। अब कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करता है, लेकिन वो चला जाता है सिंध गवर्नमेंट के पास, और फिर सिंध गवर्नमेंट के वज़ीर आला की और उसकी अपनी काबीना की मर्जी है कि वो जो उसके साथ जो कुछ करे, या फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम कराची को इंडिपेंडेंट करते हैं, उसे ये कहते हैं कि तुम अपने फैसले खुद करो, अपना रेवेन्यू अपने ऊपर खर्च करो। जो कराची के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स भी आज़ाद हो जाएंगे, और वो इकनॉमिकली उनका इनकम टैक्स, उनका कस्टम, उनकी कराची पोर्ट की इनकम, और उनका जो भी बिजली बेचते हैं, पेट्रोल, गैस, हर कुछ जो है वो रेवेन्यू अपने पास रखते हैं। और वो मरकज़ को फिर क्या करेंगे कि 10 से 20% मरकज़ को देंगे, और मरकज़ जो है अपने हाथ सिर्फ 2 वजारतें रखेगा, एक वजारत खारजा और वजारत दिफा।
इसके अलावा जितना भी कुछ है वो डिस्ट्रिक्ट के पास चला जाएगा। इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट जो है, चाहे अगर वो पसमानदा डिस्ट्रिक्ट भी है, वो अपने जराए पैदा करेगा, वो अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करेगा। और दूसरी अहम बात यह है कि इससे आपकी करप्शन जो है वो ना होने के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है जब वो इंडिपेंडेंट होगी तो उस पर चेक करना, उसका जो इनकम है उसको देखना, उसको समझना और उसका खर्चात, उसकी इनकम को बासारी देखा जाता है। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, पेशावर में बैठे हुए हैं, या कोई कराची में बैठा है, लाहौर में बैठा है, और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें सेक्रेटरी जो है तो वो अपने मुआहदे कर रहे हैं और वो अपनी कमीशनें ले रहे हैं, जो चाहे वो करें। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट अपने मुआहदे खुद करेंगे, बैरूनी हुकूमतों से भी अपने मुआहदे करेंगे, फिर उसके लिए हमारे जेब में हमारे पास पूरा लायामल है कि वो जो बैंक होगा, जो हमारा सेंट्रल बैंक होगा, और दीगर जो हमारे कौमी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रेलवे, BIA, ये तो खैर हम प्राइवेटाइज करने के चक्कर में, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो फिर अपनी एयरलाइन भी डेवलप करे, अपनी रेलवे भी डेवलप करे। तो इस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को सामने रखकर हम ये आइडिया देना चाहते हैं। ठीक है, आज के लिए यही वीडियो काफ़ी है। हमने आज आपको ये बताया कि पाकिस्तान के साथ किन लोगों ने जुल्म किया और ये आइन किन बुनियाद पे बना और चेकोस्लोवाकिया की करारदाद को क्यों फाड़ा गया। मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बातें करें हमारे साथ, हमें अपने मसाइल बताएं, हमें कौमी मसाइल के बारे में हमें मौज़ूआत दें, हमें प्रोग्राम्स, हमारे जो प्रोग्राम हैं उनमें शामिल हो, हमें तजावीज़ दें, और इस तरीके से हम सब मिलकर इकट्ठे मिलकर अपने इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ भी हैं अल्लाह की पनाह, अमान और पनाह में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।